Good afternoon, everyone. होमवर्क कंप्लीट हो गया जो लास्ट टाइम मैंने दिया हुआ है। वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कल पे लास्ट टाइम होमवर्क दिया था। एक तो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 दिया हुआ था और एक्सरसाइज 1। तो इन टेक्स्ट में बताओ, पहले कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1। चलो 1 देखते हैं। 1 में देखो बोला गया है, अ बॉब ऑफ 2.4 meter long pendulum has a mass 0.9 kg. When it is in vertical position of horizontal when it is in vertical position, a horizontal velocity is given to bob. Then the angle made by the pendulum with the horizontal when velocity of bob becomes zero. ना हमें ये बताना है कि कब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। तो यहाँ पे कुछ आपने स्पीड दी, तो कुछ मान लो यहाँ से थीटा एंगल पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हुई है। वेलोसिटी जीरो हमेशा इसके नीचे ही होती है ना, इसके ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी जीरो नहीं होती ना, ये पॉइंट क्रॉस होने के बाद फिर टेंशन जीरो होता है। तो अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी जीरो बोला गया है तो मतलब थीटा ये वाला पूछा गया है ना, वर्टिकल के साथ ये थीटा कितना होगा। एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द हॉरिजॉन्टल, अच्छा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछा है ना, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है। अगर हमें फाई निकालना है तो 90 माइनस थीटा कर देंगे। पेंडुलम हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये बताना है ना। मान लो इसका मास है, में स्पीड भी है, तो जब ये यहां से हमने इसको स्पीड दी और यहां आते आते अगर इसकी स्पीड जीरो हो गई तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और ये ऊपर जाने पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में ना। हाइट बढ़ रही है ना इसकी, ना तो ये बाद में जाकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर हम नीचे वाले पॉइंट पे रेफरेंस ले लें तो हाइट कितनी बढ़ गई इसकी, पहले पूरी ये लेंथ कितनी थी, एल थी, और अभी ये लेंथ कितनी है, एल कॉस थीटा। तो ये हाइट कितनी आएगी, ना। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहा है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कितना हुआ, जितना भी शुरू में स्पीड एनर्जी था काइनेटिक सब लॉस हो गया, और कितना गेन हुआ, एम जी एच, एच की जगह डालेंगे एल माइनस एल कॉस थीटा ना। तो एम कट जाएगा, आपको एल दिया है, वी दिया है, तो थीटा आ जाएगा ना। थीटा आ जाएगा तो आपको 90 माइनस थीटा बताना है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताना है। हो जाएगा फर्स्ट प्रॉब्लम। हो जाएगा क्या फर्स्ट, अभी जी की वैल्यू 9.8 लेना ना, क्योंकि स्पीड 4.9 दी हुई है ना। थीटा यहां से 30 आ रहा होगा तो 560 आ जाएगा। बताओ बच्चों, हो जाएगा कि नहीं अभी? ठीक है, फिर नेक्स्ट डाउट कौन सा था, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में क्या दिया है, a stone of mass 1 kg is tied to a light inextensible string of length this is whirling in a circular path of
radius L in a vertical plane if the ratio of maximum tension in string to minimum tension is 4 and if g is taken to be 10 meter per second square, the speed of stone at the highest point of circle is 2x, then value of x is. देखो आपको ये बोला गया है कि जब हमने ऐसे वर्टिकल सर्कल में इसको घुमा रहे हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो रेशियो है वो 2 है। कितना है? 4 है। टी मैक्स और टी मिनिमम का रेशियो 4 है ना। याद करो क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता था, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन कितना आता था? सबसे नीचे वाले पॉइंट पर 6 mg ना, और यहाँ वाले पर हॉरिजॉन्टल में कितना रहता था? 3 mg। देख लो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेंशन कम होता जा रहा है ना, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाता था? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता था? 0 ना। ये क्रिटिकल कंडीशन के लिए है ना। क्रिटिकल कंडीशन में रेशियो क्या 0 और 6 mg का कुछ रेशियो आता ना, तो वो तो यहाँ पे देखो 4 दिया है, मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन की तो बात नहीं चल रही है। नहीं, ये क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है। ये बात तो सबको क्लियर है, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन क्रिटिकल में 6 mg और मिनिमम 0 है, तो 6 mg और 0 का रेशियो तो इनफाइनाइट टेंड कर रहा होगा ना, ये क्रिटिकल नहीं है ना। लेकिन एक चीज और समझ आ रही है कि सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होता है? सबसे नीचे। और सबसे कम टेंशन कहाँ होता है? सबसे ऊपर। है कि नहीं? अब हम लोग मान लेते हैं कि जिस केस में हमें सॉल्व करना है उस केस के लिए ये सब तो अभी हमारा चेंज होगा, क्रिटिकल का नहीं है ना। तो हम मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे स्पीड v1 और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड v2 है ना, और यहाँ पे टेंशन t1 है और यहाँ पे टेंशन t2 है। तो ये हमें t1 t2 का रेशियो दिया हुआ है ना, सबसे नीचे वाले पॉइंट और सबसे ऊपर वाले पॉइंट का। अब हम देखो t1 की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? t1 कैसे निकालेंगे? नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर t1, और ये बराबर होगा mv1 स्क्वायर बाई r जो भी उसकी लेंथ होगी। तो इससे t1 आ जाएगा mg प्लस mv1 स्क्वायर बाई r, और t2 कितना बोलेंगे? t2 नीचे को mg भी लग रहा होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे mg भी नीचे लग रहा होगा, टेंशन भी नीचे लग रहा होगा, और दोनों मिल करके उसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहे होंगे। तो t2, सॉरी यहाँ माइनस होगा, उल्टा लिख दी। हाँ सही है, सही है। यहाँ हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे दोनों मिलके सेंटीपिटल दे रहे हैं ना, तो t2 प्लस mg बराबर है mv2 स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से हम t2 बोल सकते हैं mv2 स्क्वायर बाई r माइनस mg। और हमें यहाँ पे t1 t2 का रेशियो पता है। हमारे पास देखो कितने इक्वेशन है, 1 2 3 और अननोन कितने हमारे पास? t1 t2 v1 v2। एक और इक्वेशन चाहिए होगी। एक और इक्वेशन कहां से लिख सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन से ना, नीचे वाली एनर्जी और ऊपर वाली एनर्जी इक्वेट कर देंगे। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन से सोचें तो हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ रेफरेंस ले लें, नीचे रेफरेंस ले लें, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ mv1 स्क्वायर और पोटेंशियल 0 है, और ऊपर कितना हो जाएगा? हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r। इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो हाफ mv1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो t1 माइनस t2 की वैल्यू आ जाएगी v1 v2 के टर्म में, वो यहां से रख दो ना।
और T1 T2 का रेशियो पता है, वहां से T1 T2 कोई एक में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर लो। अब कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है। आपको V2 पूछा गया है ना, आपको पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, मतलब V2 पूछा गया है ना। V2 की वैल्यू 2x बोली गई है, तो उसका आधा बताना है ना, x बताना है, मतलब V2/2 बताना है। चलेगा, कैलकुलेशन कर लो ना। अब फिर नेक्स्ट कौन सा था, 7th ना। हम्म, नेक्स्ट 7th करना है ना। 8th, अच्छा, ये नोट कर लो पहले। 7 देखते हैं। अच्छा अच्छा, चलो एक अभी डाउट में डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे ये बोला गया है, ऐसा कुछ हमें ट्रैक दिया गया है ना, और यहाँ से कोई ब्लॉक को छोड़ा गया ना, ये स्मूथ ट्रैक है ना, ये स्मूथ ट्रैक है और फिक्स है अपनी जगह। अब जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तेजी से नीचे आएगा ना, और इसका रेडियस कुछ स्मॉल आ रहा है। तो अगर ये बोला जा रहा है कि ये ट्रैक को छोड़े नहीं, ट्रैक से गिरे नहीं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड होनी चाहिए ना लोएस्ट पॉइंट पर। तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम स्पीड निकालें तो वो क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू √5 GR, तभी वो ट्रैक नहीं छोड़ेगा ना। और v की वैल्यू निकालो, यहां से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो ये ऊपर से गिर रहा है और नीचे आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस हुआ है mgr का, लॉस हुआ mgr का, गेन हुआ हाफ mv² का ना। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी √2 GR। अब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे रख देंगे ना, ये वैल्यू √5 GR से ज्यादा होनी चाहिए। √2 GR शुड बी ग्रेटर देन √5 GR ना, यहाँ पे रख दिया। तो g और g कट जाएगा, हमें चाहिए स्मॉल r, कैपिटल R बाय स्मॉल r का रेशियो ना। 2 इधर कर दिया, स्मॉल r इधर, तो हम बोल सकते हैं R/R शुड बी ग्रेटर देन 5/2। समझ आया सभी को ना। हमें R/R की मिनिमम वैल्यू बोली गई, मिनिमम कितना होना चाहिए, 5/2। सलोनी देख, सर्कल कंप्लीट होने के लिए कंडीशन क्या रहती है अपनी, लोएस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर सर्कल कंप्लीट करना है। और ये कौन सा वाला केस के इक्विवेलेंट है, स्ट्रिंग वाले ना, क्योंकि ये 20 से गिर सकता है ना। 20 से अगर ये कहीं पे भी यहां तक गया, फिर ऐसे गिर सकता है, ट्रैक छोड़ सकता है। तो ट्रैक ना छोड़े उसके लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाले पॉइंट पे कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5 GR या उससे ज्यादा। आर जहां पे इस ट्रैक का रेडियस है। ठीक है, फिर 8th बता देता हूँ, ऐसे ही होगा वो भी। रुक जाओ, पहले 8th भी बता देने दो। मेरे हिसाब से 8th में भी वही सेम ही हो रहा होगा, कुछ ऐसे ही।
एट्थ अभी नहीं हो पाएगा भाई, एट्थ में एक दिक्कत है। अ ट्रैक shown in figure is a circular track of radius small r. A small solid sphere of mass m rolls from rest without slipping from a point at a height. ये देखो, एट्थ वाला प्रॉब्लम अभी नहीं कर पाओगे। एट्थ में बोल दिया गया विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग का क्वेश्चन है ये ना। एट्थ में रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगना है। बट ऐसे तो आपने स्लिपिंग करा के किया ना। ये फिर उसमें वो वाली लाइन हटानी पड़ेगी, इसमें वो लाइन हटानी पड़ेगी विदाउट स्लिपिंग का, क्योंकि हो सकता है इन्होंने वो लाइन कंसीडर बिना किए सॉल्व किया है, स्लिपिंग करा के किया है। और ये देखो हमें बोला गया है अच्छा एक मिनट, इसमें देखो बोला गया स्मॉल सॉलिड स्फीयर, स्मॉल बोल दिया गया है ना, स्मॉल ले लिया है तो इसका मतलब हम लोग उसकी रोटेशनल एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे, रोटेशनल एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे। देखो हम आगे अभी रोटेशन में पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चीज स्पीयर है वो v स्पीड से जा रहा है और ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो उसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे गलत सॉल्व किया गया है, स्मॉल लेकर के हो सकता है उन्होंने ऐसे कर दिया है। तो जब कोई बॉडी ऐसे रोल करके जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 7/10 होती है ना। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने, ये रोटेशन अभी हुआ नहीं है तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है, रोटेशन वाला पार्ट नेग्लेक्ट कर दिया है, ये वाला पार्ट बिना उसके सॉल्व किया है। सही नहीं है क्वेश्चन वैसे तो, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा ना आपको। करेक्शन देखो क्या करना है, पहले तो द ट्रैक जहां लिखा है वहां लिखो द स्मूथ ट्रैक, ट्रैक के आगे स्मूथ लगाओ, बिना उसके नहीं हो पाएगा। हाँ, ब्लॉक के स्लिपिंग जैसा तभी हो पाएगा जब वो स्मूथ होगा ना, यहाँ पे फ्रिक्शन लगा के रोल कराया गया है ना। तो एक तो आपको आगे करेक्शन करना है स्मूथ ट्रैक, और दूसरा हमारा स्मॉल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोल्स फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लीपिंग एट पॉइंट ए। यहाँ पे देखो इस ये वाली लाइन में आपको चेंज करना है स्मॉल, यहाँ तक तो सब सही है, स्मॉल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m slips from rest from a point A। ना, ये देखो मैंने लाइन लिखी है ना बीच में, यहाँ पे करेक्शन है ना, ये करेक्शन करो। हाँ, या तो आप स्पीयर हटा करके ब्लॉक लगा दो, लेकिन वो पूरी लाइन लिखी है ना, रेस्ट फ्रॉम रोल्स फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लीपिंग, इसलिए कराना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं ना, और इसमें इलुस्ट्रेशन में भी ऐसा किया है। देखो इसमें तो स्लाइड करा दिया है, 25 में दिक्कत नहीं, उसमें स्लाइड कराया है ना।
जो मैं बोल रहा हूँ ना स्लिपिंग ये कराना है ना, उसमें बोला S25 में स्लाइड हो रहा है, और 23 तो अलग क्वेश्चन है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है, वहां तो रोलिंग का कोई चक्कर नहीं है। हाँ श्रेयस, तूने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने तो पढ़ा है ना, मैं गलत नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे करेक्शन है। अगर आप रोटेशन पढ़ लोगे तो आप कभी ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। अच्छा वो डाउट है, अभी कराता हूँ ना, बताता हूँ अभी आयुष। तो आप 28 कर लेते हैं, अब इसके बाद तो आप आराम से कर सकते हो। सॉरी, एट्थ वाला, एट्थ में देखो क्या दिया गया है, ऐसे ट्रैक दिया गया है जिसमें एक यहाँ से पार्टिकल छोड़ा जा रहा है, इसको पार्टिकल ले लेते हैं ना, स्पीयर वगैरह नहीं। सेकेंड लाइन में करेक्शन है ना, सेकेंड लाइन में ओ के बाद से ये लाइन स्टार्ट हुई है, और स्मॉल बॉडी सॉलिड स्पीयर, उसमें ये करेक्शन कर लो, पॉइंट ए तक के बीच में ये करेक्शन है। तो अब देखो इसमें बोला गया है, ये हमने इसको एक पार्टिकल माना ना, ऊपर से स्लिप होके आ रहा है, और ये हाइट हमें दी हुई है 6r। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्पेयर व्हेन इट रीचेज पॉइंट बी एट द हाइट r? तो हमें जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा तब की हमें यहाँ पे स्पीड बतानी है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसमें बस आप क्या करोगे, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखें तो ये कितनी है, 5r है ना। ए से बी तक का हाइट देखें तो कितना है, 5r। तो ए से जब वो बी पे गिरा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है और काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है ना। ए पे कोई काइनेटिक नहीं थी ना, ए से गिरा तो ऐसे चलते हुए यहाँ आया, तो हम सीधे ए और बी के बीच में देखेंगे, ए और बी के बीच में कितना नीचे आया है, 5r ना। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब mg/5r इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो v की वैल्यू इससे आ जाएगी √10 gr। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप चाहे तो ऐसे करो कि पहले पूरा नीचे आने में स्पीड निकालो, फिर यहाँ से यहाँ जाने में फिर से स्पीड निकालो, बट वो अच्छा तरीका नहीं है ना, सीधे आप ए से बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इलुस्ट्रेशन 25 और 23 भी है, चलो ये भी कर लेते हैं। 25 पहले करा देता हूँ क्योंकि वो एट्थ टाइप का सेम प्रॉब्लम है, तो पहले ये कर लेते हैं। नाइन्थ भी है, अब रुक जा रहा, तब ये लिख दिया, अब ये कर देने दे पहले। इसमें देखो बोला गया इलस्ट्रेशन 25 में, अ बॉडी स्लाइडिंग फ्रॉम हाइट h डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, group passing into a half circle of radius h/2, find the speed of body when it reaches the highest point। फिर वही सेम क्वेश्चन है, 23 और 8 ये सेम है ना, आपको यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक का कितना नीचे आया बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी कर दो, हो जाएगा। आयुष समझ आया ना, जैसे हमने यहाँ यहाँ का किया वैसे आपको यहाँ और यहाँ का करना है। 23 देखो फिर, 23 में बोला गया है, a pendulum of length L hangs from point O is taken in horizontal level
A peg is placed at a distance x below the point 2. Find the minimum value of x with the path after leaving the it with a zero initial velocity. देखो यहाँ पे बोला गया कि हमने एक ऐसे पॉइंट O से एक ऐसे थ्रेड अटैच की और एक पार्टिकल लगा दिया. अब इसको हमने यहाँ से छोड़ा, तो अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा ना. लेकिन इन्होंने क्या किया, बीच में नीचे यहाँ पे एक पेग लगा दिया है. तो जैसे ये यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा स्ट्रिंग, फिर इस पेग की वजह से ये वाला पार्ट आगे नहीं जा पाएगा ना, केवल इतना पार्ट आगे जाएगा. पेग मतलब जिसपे वो कुछ कपड़े वगैरह नहीं टांगते हैं घरों पे, पेग ना. तो ये मतलब वॉल पे ऐसा कुछ पेग टाइप लगा हुआ है ना, इस पे हैंग करते हैं. तो अब यहाँ पे ऐसा लगा है, तो अब ये वाला थ्रेड तो इसके आगे रुक जाएगा ना, इतना पार्ट थ्रेड का अब रुक जाएगा ना, ये आगे निकला हुआ है बाहर, इतना पार्ट अब आगे जाएगा. तो अब ये क्या होगा, इस रेडियस के सर्कल में अब ऐसे घूम जाएगा. समझ आ रहा है सभी को? ना अगर ये डिस्टेंस मान लो x है, तो ये कितने रेडियस के सर्कल में घूमेगा बाद में, ये r की वैल्यू कितनी बोलोगे, l माइनस एक्स. ना तो अब आप यहाँ पे स्पीड निकालो, अगर इसको इस सर्कल के रेडियस में घूमना है तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी आनी चाहिए, √5 g r ना, जहाँ r इस सर्कल का रेडियस. अगर इसको सर्कल में घूमना है तो v कितना आना चाहिए नीचे वाले पॉइंट पे, √5 g r. और v कैसे निकालोगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ. यहां से छोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है. तो आप क्या बोलोगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस कितने का हुआ है, mgl, और गेन कितने का हुआ, ½ mv². तो v की वैल्यू आ गई √2gl. जिसको पेंडुलम में ऑसिलेशन वाली स्पीड याद होगी वो सीधे बोल सकता है ना, कि यहां से √2gl से फेंकते हैं तो इसके लेवल तक आता है, तो उल्टा इसके लेवल से छोड़ेंगे तो कितनी स्पीड आएगी, √2gl. और ये वाली स्पीड क्या होनी चाहिए, √2gl. ये यहाँ पे स्पीड है, और ये स्पीड क्या होना चाहिए, सर्कल कंप्लीट होना है, तो इस सर्कल के रेडियस से लेते हुए √5 g r से ज्यादा आना चाहिए. और r कितना होगा, l माइनस एक्स. इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी. कुछ चमक रहा है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3l/5 आनी चाहिए ना, मतलब मिनिमम वैल्यू 3l/5. 22 भी देख लो भाई, इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन 22 में क्या बोला गया है,
दिवाली तक तो आपकी 10 दिन की छुट्टी है, लेकिन दिवाली के बाद फिर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे। अभी फिजिक्स मैथ में 3 क्लासेस हो रहे हैं पर वीक ना, फिर 4 हो जाएंगे। केमिस्ट्री का तो 4 है ऑलरेडी। केमिस्ट्री का 6 है ना। बोर्ड का भी नहीं चालू करेंगे, बोर्ड का थोड़े टाइम बाद ही चालू करेंगे। हाँ यार, सुबह रखूंगा। थोड़ा वीजीएम सर को बस तुम लोग बोल दो ना, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, वीजीएम सर थोड़ा सा लेट चाहते हैं। वीजीएम सर को बोल दो, मेरी क्लास तो सुबह ही रहेगी बाद में। देखो यहाँ पर, हाँ हाँ सब सुबह ही कर देंगे। देखो इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, एक एम मास को एल लेंथ की स्ट्रिंग से अटैच किया और ये फिक्स पॉइंट है। हाँ सिद्धार्थ बताता हूँ ना, ये 22 का लें तो फिर बताता हूँ। और इधर को हमने स्पीड दे दी √2 GL। इसकी वैल्यू अलग लिखता हूँ। यहाँ पे हमने इसको कुछ V0 स्पीड दे दी और V0 की वैल्यू है √2 GL। तो हमें बताना है जब ये वर्टिकल से कुछ π/3 एंगल पे आ जाएगा ना, थीटा की वैल्यू जब π/3 होगी तब का टेंशन कितना होगा। इसमें क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? बताओ भाई, कोई बताना चाहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, हाँ वेरी गुड। देखो हम यहाँ पे एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और दूसरा, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके यहाँ पे स्पीड निकाल लेंगे। अब एक बार स्पीड आ जाएगी तो इस जगह के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नीचे को mg लग रहा है और इधर को t लग रहा है। तो अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें, ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा आएगा। तो mg cos थीटा और t का रिजल्टेंट यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो t माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mv²/r। और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके v निकाल लेंगे। नहीं, ये हाइट कितनी बढ़ गई है इसकी, l माइनस एल कॉस थीटा। तो हम बोलेंगे इनिशियल एनर्जी है ½ mv0² और पोटेंशियल 0 है। बाद में काइनेटिक है ½ mv² और पोटेंशियल है mg/L1 - cos थीटा ना। तो इससे mv²/L की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाले में डाल देंगे। तो इससे हमें t आ जाएगा, v आ जाएगा। अब वो सॉल्व कर लेना ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इस टाइम पे अगर मैं नेट एक्सिलरेशन का डायरेक्शन पूछूं तो क्या बताओगे? नेट एक्सिलरेशन किधर है इस टाइम पर? रेडियस के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग? ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है ना। एक ऐसे पेंडुलम को चला दिया और जब वो थीटा एंगल पर आ गया है तो इस टाइम पे इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा गया है। देखो यहाँ पे जो इधर को फोर्स का mg का कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा लग रहा होगा ना, और इधर t और mg cos थीटा का रिजल्टेंट इधर लग रहा होगा। तो एक तो इधर को
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है और इधर को फोर्स की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना। फोर्स अपॉन मास करोगे तो जी साइन थीटा इधर को टेंजेंशियल है। तो ये दो एक्सीलरेशन है, तो इनका नेट किधर जा रहा होगा, कुछ इधर जा रहा होगा। ये किधर भी हो सकता है, एंगल कुछ भी बन सकता है, ऐसे कुछ जा रहा होगा ना। जो बड़ा होगा उस डायरेक्शन में होगा, या तो इधर को या इधर को ना। ना तो रेडियल होगा ना टेंजेंशियल होगा ना, बीच में कुछ ऐसे जा रहा होगा। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर्कुलर मोशन में अगर एसी एटी दोनों है तो नेट एक्सीलरेशन उनके बीच में होगा ना। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना अमन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? अगर कोई टाइम पे कोई यहाँ है, उसका एक एक्सीलरेशन इधर है और एक इधर है, तो ऐसे कुछ जा रहा होगा ना। लास्ट पॉइंट पे जब वो मान लो यहाँ तक आता है, मान लो केवल इस पॉइंट तक आ रहा है ऑसिलेट करते हुए, तो इस पॉइंट पर v जीरो हो जाएगा ना, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर जीरो हो जाएगा ना, और जी नीचे लग रहा होगा। तो लास्ट पॉइंट पे केवल टेंजेंशियल होगा। और फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे केवल सेंटीपिटल था ना, एम जी और टी का नेट जो था यहाँ पे केवल सेंटीपिटल था, और यहाँ केवल टेंजेंशियल, और बीच में दोनों होंगे। अगर केवल यहाँ तक जा रहा है तो, अगर ऊपर तक जा रहा है तो फिर उसके हिसाब से करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ये रेडियस से कुछ एंगल पर है एक्सिलरेशन ना। डायरेक्शन को आप बोल सकते हो रेडियस से कुछ एंगल पर है एक्सिलरेशन। फिर इंटेक्स वन का कौन सा बोल रहे थे, नाइन्थ वाला। नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ में देखो क्या बोला गया है, स्टोन ऑफ 0.5 kg tied to a rope of length 0.5 meter revolves along a circular path in a vertical circle. Tension at the bottom point of circle is 45 Newton, and height to which stone will rise above the bottom point. If the rope breaks, the moment its velocity is directed vertically upward. ना देखो ये क्वेश्चन बोला गया है कि हमने एक पार्टिकल को एक ऐसे एक स्ट्रिंग से अटैच किया और उसको स्पीड दे दी, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का टेंशन हमें दिया हुआ है। अब ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, और जिस टाइम पे ये स्ट्रिंग की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी वर्टिकल थी, यहाँ पे वर्टिकल होगी ना। पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वर्टिकल होगी। तो उस टाइम पर रोप ब्रेक हो गया। अब रोप ब्रेक होते ही क्या होगा, अब ये सीधा ऊपर जाएगा ना। अगर मान लो इस पॉइंट पे स्पीड v1 और इस पॉइंट पे स्पीड v2 है, तो ये v2 स्पीड से ये ऊपर को फेंका गया, तो कितने हाइट तक जाएगा? ये हाइट कितनी आएगी, यू स्क्वायर बाई टू जी ना। यू स्पीड से अगर कोई को सीधे ऊपर फेंको तो कितनी हाइट तक जाता था, याद कराया ना मैंने। तो ये कितना आएगा, वी टू स्क्वायर बाई टू जी। तो आपको ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट बतानी है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो पहले यहाँ का स्पीड निकालो, फिर यहाँ का निकालो, ऐसे करो। ये सब भी बिना किए हम लोग कर सकते हैं ना। आप सीधे ऐसे सोचो, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। सीधे ए और सी पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। ए और सी पर मान लो टोटल वो हाइट गया है कैपिटल एच, तो सीधे पॉइंट ए पे एनर्जी बराबर पॉइंट सी पे एनर्जी। अब पॉइंट ए और पॉइंट सी पे अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो पॉइंट ए पे केवल कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, हाफ एम वी वन स्क्वायर। पोटेंशियल जीरो ले लिया है। पॉइंट सी पे कौन सी हो जाएगी, एम जी एच ना, और काइनेटिक जीरो हो जाएगी। अब वी वन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हमें पता है टी माइनस एम जी, नीचे वाले पॉइंट पे क्या है, टी माइनस एम जी सेंटीपिटल फोर्स दे रहे हैं। आपको टी की वैल्यू दी हुई है ना, एम जी की वैल्यू दी हुई है, ये रखोगे तो वी वन की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ पे V1 निकाल के डाल दो, सॉल्व हो जाएगा हाइट ना। T गिवन है, सब कुछ गिवन है, यहाँ से V1 आ जाएगा, V1 आ जाएगा तो वो ऊपर डाल दो, उससे आ जाएगा फिर। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर आया है ना सभी का? अरे श्रेयस बताया तो था 30 आएगा, और आपको ये वाला एंगल पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में, आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा, और थीटा किससे एंगल है? वर्टिकल से है ना। तो हॉरिजॉन्टल से निकालने के लिए क्या करोगे? 90 माइनस थीटा करोगे। थीटा की वैल्यू यहाँ से 30 आएगी, और यहाँ 30 रखोगे तो हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 आएगा। श्रेयस समझ आ रहा है? पहले क्वेश्चन में अब एक्सरसाइज 1 का देखते हैं। एक्सरसाइज 1 में 40। सिद्धार्थ, जो भी मैसेज है ग्रुप चैट करो ना, ऐसे मैं रिप्लाई करूंगा तो सबको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 40 देखते हैं, डलवा देता हूँ ना, हॉलीडेज का मैसेज डलवा देते हैं, बट वो फाइनल है ना। मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉब इज 10 ग्राम, length of pendulum is 1 meter, bob is drawn aside from the vertical position, तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएगा तब। तो आप देखो इसमें क्या करोगे, इसमें बोला गया है कि ऐसे हमने एक पेंडुलम को साइड में लेके गए ना, कितने एंगल पे? 60 डिग्री पर, वर्टिकल से 60 डिग्री पे लेके गए और यहाँ से छोड़ दिया। तो आप छोड़ोगे तो जब नीचे आएगा तो स्पीड आती जाएगी ना, और जब वर्टिकल हो जाएगी स्ट्रिंग, तो इस पॉइंट पर हमें स्पीड बतानी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने में वो नीचे आया है, तो कितना नीचे आया वो निकालो, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और यहाँ रेस्ट से छोड़ा गया है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वही गेन है ना। तो ये 60 है, तो ये L cos 60 करोगे तो L/2 आएगा, तो ये L माइनस L/2, तो ये L/2 आ जाएगा। तो अब कर दो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो K की वैल्यू बतानी है, डाल दो इनकी वैल्यू, SI यूनिट है में सब डालना ना। अच्छा, आंसर मैच नहीं कर रहा है? ओके, हाँ हो सकता है करेक्शन हो सकता है ना, बस वैल्यू साइड से डाल दो ना, करना यही है। ठीक है, वो ए ऑप्शन को ही बना लो ना, 0.049 जूल। 40 का आंसर कौन सा दिया हुआ है? ए ही होगा मेरे हिसाब से, वो गड़बड़ हो गया होगा। सी दिया है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 ग्राम है, 10 ग्राम मतलब ये हो जाएगा इतने केजी, जी की वैल्यू 9.8, और एल की वैल्यू है 1 मीटर, मतलब 1/2। तो ये कितना आ जा रहा है? 4.9 इंटू 10⁻⁻2 ना, तो वही आ रहा है भाई, 0.049 जूल। सी ऑप्शन में जो 1 जूल है उसी को चेंज कर लो ना, 1 जूल को ही लिख लो 0.049 ना, जो ऑप्शन दिया है उसी ऑप्शन में चेंज कर लो, सी ऑप्शन अगर आंसर दिया तो उसमें चेंज करके लिख लो। नेक्स्ट बताओ।
42 का फिगर, फोर्टी टू में बोला गया क्रैडल इज h मीटर अबव द ग्राउंड एंड एट द लोएस्ट पोजिशन and h meter when it is at a highest point. If v is the maximum speed of the swing and total mass m, relation between h and h. देखो ये बोला गया है कि कोई क्रैडल, क्रैडल क्या होता है कुछ, अच्छा बच्चों को सुलाने का होता है, बच्चों का झूला, अरे वाह, पालना, वेरी गुड। तो अब देखो ये जो कोई मान लो ऐसा स्विंग टाइप होगा, वो जब हम उसको स्विंग करा रहे हैं तो कहीं यहां तक जा रहा होगा ना, बच्चों का झूला है तो पूरा सर्कुलर मोशन नहीं कराएंगे, ऐसे स्विंग कराएंगे ना केवल, पालना है तो। अब बोला गया है कि जब ये सबसे नीचे वाले पॉइंट पर है तो इसकी ग्राउंड से हाइट स्मॉल एच है, और जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है तो कैपिटल एच है, और मैक्सिमम स्पीड यहाँ होती है ना सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, तो ये वी मैक्स एच और एच को रिलेट करना है, तो हो जाएगा अब तो आराम से। किसी और को बताना है, हो जाएगा अब, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की ना, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो चुकी होगी। नेक्स्ट 43, 43 में बोला गया अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी with angular amplitude of 90 degree as shown in the figure. एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब वो कोई भी एक साइड को कितना एंगल जाता है उसको एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मान लो आप ऑसिलेट कराने में पेंडुलम को कोई एक साइड में यहाँ थीटा एंगल ले जा करके छोड़ दिए, तो वो थीटा एंगल ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो वही एंगुलर एम्पलीट्यूड है। एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 है, मतलब यहाँ से छोड़ा गया है, यहाँ से अब वो 90 दोनों साइड जाएगा, इधर भी 90। समझ आ रहा है एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब? तो हमें बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमें पूछा गया कि किस एंगल अल्फा पर ऐसा होगा कि अगर हम इसको छोड़ें ना, कुछ मान लो यहाँ पर आ गया है, तो इस जगह पे आने के बाद अगर हम पहला पार्ट सोच रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाए, अपवर्ड कब हो सकता है? देखो एक तो उसका इधर को एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल वाला, और एक इधर को है टेंजेंशियल वाला, तो यहाँ पे अपवर्ड पॉसिबल है। अपवर्ड तो देखो आप सीधे सोच सकते हो कि इस पॉइंट पर नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर को t लग रहा होगा, तो इस टाइम पे फोर्स वर्टिकल है, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन इसी जगह हो सकता है ना, t माइनस एम जी बराबर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये पहला पार्ट तो ऑब्वियस है, अपवर्ड कहाँ होता है? ए पर, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए पहले पार्ट के लिए? 0 डिग्री ना, ये एंगल अल्फा लिया गया है, तो ये जब यहाँ नीचे होगा तब हमारा ये एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। फिर दूसरे पार्ट में बोला गया है कि कब एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड देखो जैसे इस पॉइंट से छोड़ रहे हैं ना, और इस पॉइंट तक आ रहा है कुछ, तो ये वाले पॉइंट पे क्या होता है, स्पीड 0 हो जाती है। स्पीड 0 हो गई तो सेंटीपिटल 0 हो गया ना, लेकिन नीचे को mg अब भी लग रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स mg है, तो mg बाई m टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे को रहेगा ना जी, AC 0 है लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नीचे को, तो डाउनवर्ड मतलब थर्ड पार्ट के लिए अल्फा कितना हो रहा होगा? 90 डिग्री।
सिद्धेश थोड़ा दिमाग लगा ले भाई, इतना बोलने के बाद भी अगर नहीं समझ रहा है, ये तो तुझे खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि नीचे वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन वर्टिकल होता है। अगर फोर्स टी और mg वर्टिकल में फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन किधर आएगा? वर्टिकल में ही आएगा ना। और नीचे वाले पॉइंट पे टी की वैल्यू हाईएस्ट रहती है, मैक्सिमम होती है, टी ज्यादा होता है mg कम होता है, तो ऊपर को ही एक्सेलरेशन आएगा। फिर नेक्स्ट हमें बताना है कहाँ पे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ आंसर तो ठीक है, लेकिन अपन को वो भी देख लेते हैं ना हॉरिजॉन्टल कहाँ पर होगा। हॉरिजॉन्टल देखो कब हो पाएगा, जब इस एक्सेलरेशन AC का इधर वाला कंपोनेंट और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाए और दोनों के इधर वाले ऐड हो जाए, तब हो पाएगा ना ऐसा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस जगह पे AC और AT का हमें नेट वर्टिकल कंपोनेंट आपस में बैलेंस हो जाएंगे, वहां पे हॉरिजॉन्टल होगा ना। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा, तो AC का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, AC cos अल्फा, और AT का इधर एंगल कितना आएगा, ये एंगल अल्फा आएगा ना, अपोजिट एंगल। तो AT का इधर वाला पार्ट आएगा, सॉरी ये AT है ना, मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ। मान लो इस जगह पर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है। अगर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो एक्सेलरेशन को अगर हम अलग अलग दिखाएं तो AC और AT दो एक्सेलरेशन होंगे। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा आ जाएगा। तो AT का इधर कंपोनेंट आ जाएगा AT cos अल्फा, और नीचे आएगा AT sin अल्फा, और AC का इधर आ जाएगा AC cos अल्फा। तो अगर ये वर्टिकल वाले आपस में बैलेंस हो गए तो उस टाइम पर आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में है। मतलब आपको क्या करना है, AC cos अल्फा इक्वल टू AT sin अल्फा करना है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? और AC की वैल्यू कैसे बोलोगे? मतलब आप बोल सकते हो tan अल्फा इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, AC बाई AT ना, cos इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। AT अभी इस जगह पे कितना आ रहा होगा, अगर नीचे को यहाँ पे mg फोर्स लगता है ना, AT किसकी वजह से आता है, mg के इधर वाले कंपोनेंट की वजह से। mg का इधर कंपोनेंट आ रहा होगा mg cos अल्फा, और इधर आ रहा होगा mg sin अल्फा। तो mg sin अल्फा अपॉन m करोगे तो AT आएगा ना, तो AT की वैल्यू कितनी हो रखी है, g sin अल्फा। और AC की वैल्यू और डालनी है। AC कैसे निकालोगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। हमें पता है ये 90 तक जाएगा, तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल रहेगी, और नीचे आते आते केवल कौन सी बचेगी, काइनेटिक। तो लॉस इन पोटेंशियल और गेन इन काइनेटिक करके V आ जाएगा, तो V स्क्वायर बाई आर कर दोगे तो AC आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर अपॉन में G साइन अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। और V की वैल्यू हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। ये कितना नीचे आया, यहां से यहां आया, तो ये हाइट कितनी आ रही है, ये कितना नीचे आया, ये एंगल अल्फा है ना, ये R है, तो ये R cos अल्फा आ रहा है। भावेश जो सिंपल है वो करो ना, T कैसे निकालोगे फिर? जो आपको पता है वो यूज करो ना, सॉल्विंग करना है ना, केवल लिखना नहीं है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल mg r cos अल्फा बराबर गेन इन काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर ना। तो अब r को इधर ले आओ तो mv, और तो v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आ जाएगी, इससे v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, यहाँ पे r वही कैपिटल है ना,
तो वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आ जाएगी 2g cos अल्फा। सब सही लिखा है ना? 2g cos अल्फा। तो अब ये वाली वैल्यू ऊपर डाल दो यहाँ पर, आ जाएगा उससे अल्फा। समझ आया या बाउंस हो गया? AC निकालो, AT निकालो, और AC AT के वर्टिकल कंपोनेंट सेम कर दो ना। AC निकालने के लिए वी स्क्वायर बाई आर, और AT निकालने के लिए mg का कंपोनेंट निकालो टेंजेंट वाला और बाय m कर दो। ठीक है, अब आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं ना, कैलकुलेशन कर लो अब। नेक्स्ट बताओ। मेरे हिसाब से अब देखो, इतने डाउट करने के बाद अब जो बचे हुए क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ये वाला स्टेप बोल लो। यहाँ पे मैंने इन दो पॉइंट के बीच में लिखा है, वो जब यहां से यहां जा रहा होगा, यहां से यहां आएगा तो क्या होगा, यहां से यहां आ रहा होगा जब, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा ना, और काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। मान लो यहां से छोड़ा गया और ऐसे जा रहा है, तो ये कितना नीचे आया, ये एंगल अल्फा है, ये आर है, तो ये आर कॉस अल्फा नीचे आया है ना। तो यहाँ से यहाँ के लिए लॉस इन पोटेंशियल बराबर गेन इन काइनेटिक किया है ना। वो यहाँ पे ऐसे ओसिलेट कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा है, एनर्जी कंजर्वेशन। अब भी अगर किसी को कोई डाउट है तो अब फिर से एक बार ट्राई करना, इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आ जाने चाहिए। देखो एक्सरसाइज 2 और 3 के डाउट मैं अलग से नहीं लगाऊंगा, जिसको भी डाउट है आप मेरे से टाइम ले के पूछो, और जैसे एक दो बच्चों को भी डाउट कराऊंगा वो मैं अपडेट कर दूंगा वो प्ले लिस्ट में, तो आप उसमें जो नहीं भी किए होंगे वो देख सकते हैं। अभी देखो पिछले चैप्टर तक के सबके लगभग एक्सरसाइज 3 तक का मैंने अपलोड कर दिया है। कोई भी एक बच्चा भी पूछेगा तो उसका डाउट सेशन में फिर अपलोड कर दूंगा। टाइम लेकर के आप पूछ सकते हो कभी भी ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेंटर ऑफ मास ना। तो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ये वीडियो स्टॉप करके फिर से स्टार्ट